गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको थ्योरम नंबर 2 यानी वृत्त चैप्टर में जो थ्योरम 2 है वो बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया कि थ्योरम 1 वो थी किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। वो मैंने उसका सत्यापन आपको बता दिया था। आज हमको क्या करना है, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जो जैसा कहता जाए वैसा हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले उसने बात की वृत्त की, तो आज हम थोड़ा सा बड़ा सा वृत्त बनाएंगे जिससे आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ये बन गया मेरा वृत्त, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का हमारा केंद्र हो गया। केंद्र की बात हो गई। जीवा हमने बताई थी वृत्त के एक भाग से दूसरे भाग को स्पर्श करने वाली रेखा, ये जीवा हो गई। इसका नाम दे दीजिए ए और बी। ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसका नाम दे दीजिए ओ। जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जीवा का मध्य बिंदु ये है, इसका नाम हमने दे दिया एम। इसको मिलाने वाली रेखा, ये रेखा ने इसको मिला दिया। जीवा पर ये लंब होती है। हमें सिद्ध करना है कि जीवा ये जो क्या कहते हैं मिलाने वाली रेखा है वो इस जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी केंद्र से ये जो रेखा हमने मिलाई है वो इस जीवा पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये फिगर है आपका। अब इसमें क्या करेंगे, इससे इसको मिलाया और इससे इसको। ठीक है, आपको पता है केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के दोनों भागों को स्पर्श करने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ए बी हमारी जीवा हो गई, ओ ए और ओ बी हमारी त्रिज्या हो गई। अब देखिए, इस पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे। जब सर्वांशम सिद्ध कर लेंगे तब हमको इस कोण को 90 डिग्री प्रूफ करने में आसानी होगी। अब सर्वांशमता की शर्त क्या होती है, या तो किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो, या दो कोण और एक भुजा बराबर हो। सर्वांशमता की ये 3 शर्तें होती हैं। तो देखिए, हम 3 शर्तों में से किन शर्त को फॉलो करा के इन दो त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करते हैं, ये देखिए आप। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या करना होता है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि OM जो है वो लंब है। ये लंब का साइन होता है बेटा, ये सीधी लाइन ड्रॉ करी और ये तिरछी, इस पे AB, ये तो हमें प्रूफ करना है। ये लंब का साइन होता है, याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, अब उत्पत्ति से पहले रचना, जो हमने रचना क्या की है, OA और OB को मिलाया है। तो लिखिए रचना यानी कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या किया है, OA तथा OB को मिलाया। ठीक है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब उपपत्ति, हमारा काम क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना। तो कौन कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज OMB में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब देखिए, हमको सबसे पहले चीज क्या पता है, ध्यान से देखिए आप लोग, OA और OB आपस में बराबर है। क्या लिखेंगे, OA बराबर OB। ऐसा क्यों, कल भी मैंने बताया था
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती है। तो लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, सवाल में साफ कह रहा था मध्य बिंदु, इसका मतलब M मेरा मध्य बिंदु है, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर MB। ऐसा क्यों लिख देंगे कि चूंकि M है, M मध्य बिंदु है AB का, या इतना लंबा ना लिख के आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि मध्य बिंदु यानी O से जो रेखा M को मिलाई गई है मध्य बिंदु पे मिली है रेखा, यानी ये M जो उसका है मध्य बिंदु। ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं, देखिए ये और ये बराबर सिद्ध कर चुके, ये और ये रेखा बराबर सिद्ध कर चुके। ये जो OM रेखा देख रहे हो आप लोग, ये रेखा दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो हम यहां लिख देंगे OM बराबर OM। क्यों? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो चीज दोनों में आए। तो देखिए OA बराबर OB क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं थी, AM बराबर MB क्योंकि M मध्य बिंदु था, और OM बराबर OM क्योंकि OM दोनों में कॉमन है। अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, अतः त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो गए त्रिभुज MOB। ठीक, अब सर्वांगसम हो जब जाते हैं तो उसका कारण लिखना होता है, क्यों? तो यहां लिख देंगे भुजा, भुजा और भुजा, इन तीनों की सर्वांगसमता की वजह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम जब त्रिभुज हो जाते हैं तो हमें पता है कि उनके संगत भुजाएं या संगत कोण आपस में अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोण OMA बराबर कोण OMB। और ये क्यों? CP CP यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस नियम के थ्रू ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो स्टूडेंट ये चीज आपको समझ में आई है। अब देखिए हम इस पोर्शन को रफ करेंगे, आप इसको इतना नोट करिए, मैं ये पोर्शन रफ करके आगे की चीज आपको बता रहा हूं। देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा ये कोण बराबर कर लेना। अब देखिए हम उपपत्ति से मिटा रहे हैं, ये मैंने इसको रख किया है। अब देखिए हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं कि AMB एक सरल रेखा, ठीक है स्टूडेंट्स, पता है एक सीधी रेखा है ये। अतः कोण AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरे कोण का मान कितनी डिग्री हो जाएगा, 180। हमको पता है कोई भी एक सरल रेखा हो और तो ये कोण हमारा जो होता है वो 180 अंश का होता है। वही चीज इस लाइन के साथ हमने फॉलो करी। ठीक, अब AMB किससे किससे मिलके बना है, AMO कोण AMO प्लस OMB बराबर 180।
ये जो कोण AMB था ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ था, AMO एंड OMB। तो ये मैंने इस कोण को इन दोनों पार्ट में लिख दिया। देखिए अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि OMA बराबर OMB, तो हम इसकी जगह पे OMB लिख सकते हैं इस कोण की जगह पे। तो यहां लिखते हैं इसकी जगह पे कि कोण OMB प्लस कोण OMB इज इक्वल टू 180। ठीक, अब OMB मिलके कितने कोण हो गए? 2 कोण OMB बराबर 180। तो कोण OMB बराबर कितना आ गया? 180/2, कट कर दिया 90। तो देखिए कोण OMB इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? 90। अगर ये 90 डिग्री आ गया है इसका मतलब OM जो है वो परपेंडिकुलर है MD पे, क्योंकि इसमें इस कोण का मान कितने डिग्री आ गया? 90। तो ये भी कोण अपने आप कितना हो जाएगा? 90। तो इसके बाद आप क्या लिख देंगे? अतः सिद्ध होता है कि OM रेखा AB पर क्या है? लंब है। ये लाइन अपने मन से आपको और लिखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी थ्योरम नंबर 2। थोड़ी सी लंबी थी, लंबी इसलिए थी क्योंकि थोड़ा बोर्ड था, आप लोगों को साफ साफ दिखे तो हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है। आप लोग इसको स्टेप में तैयार करिएगा। सबसे पहले सर्वांग क्षमता तैयार हो जाए, इसके बाद ये चीज जब प्रूव हो जाएगी फिर आपको इस चीज पे ध्यान देना है। यहां से ये चीज कैसे करते हैं जो इजीली आप लोग कर लेते हैं कि AMB 180 AMB दो पार्ट से मिलकर बना है, AMO और OMB ये लिख लिया। AMO को हम इक्वल से प्रूव कर चुके थे, तो इसकी जगह पे OMB लिख दिया, ऐड कर दिया, कट कर दिया, आंसर आ गया। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आपका और बनता है कि सर यहाँ AMO लिखा है, यहाँ OMA लिखा है, तो ये दोनों तो अलग अलग है। हमें O और A से कोई मतलब नहीं होता, हमें बीच के कोण से मतलब होता है। यानी A अगर इधर आ जाए, O उधर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाले को इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इधर मेरा O पहले था और इधर मेरा A पहले हो गया, पर O पीछे चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही चीजें एक ही है, बस M को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखिए M यहाँ भी मेरा बीच में है और M यहाँ पे भी मेरा बीच में है, और A उधर, A और O इधर उधर हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिए और ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है और आपको केवल इतनी ही लाइन एग्जाम में दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको तैयार करना है। तो इसको नोट कर लीजिए और कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो पूछिएगा जरूर और ध्यान से थ्योरम को स्टेप टू स्टेप तैयार करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।